कल हम एल्कलाइन अर्थ मेटल में सोल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया की बात कर रहे थे, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको बताया था को देखो सोल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया का सेम कंसेप्ट है जैसा एल्कली मेटल में होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल भी लिक्विड अमोनिया में सोल्यूबल होके डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाती है, और ये ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स है उसका रीजन कलर ब्लू क्यों होता है? ड्यू टू सोल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू सोल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। जैसे सॉल्यूशन को हम ज्यादा कंसंट्रेटेड कर देते हैं तो फिर वो डायामैग्नेटिक हो जाता है और ब्लू कलर है वो ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सोल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया की बात थी। अब हम इनके सल्फेट की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट होते हैं वो व्हाइट सॉलिड होते हैं और हीट के प्रति स्टेबल होते हैं, ठीक है। फिर भी हम इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी की कंपैरिजन करेंगे तो वो फजांस रूल ही आपके काम आएगा, ठीक है। फजांस रूल के अकॉर्डिंग यदि केटाइन का साइज टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ता है तो पोलराइजेशन पावर है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, और आयनिक करेक्टर है वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन जो लॉस करती है मेटल, वो क्या हो जाते हैं? उसके चारों तरफ क्या आ जाती है? अमोनिया गैस आ जाती है, ठीक है। मतलब ये अमोनिया में क्या हो जाते हैं? जो सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि अमोनिया एक पोलर है ना, पोलर सब्सटेंस है ना। तो अमोनिया के सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। उनको हम सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप चीनी को पानी में डाल दो, है ना, तो चीनी में वो पानी में घुल जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे हम, है ना, एज ए केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलो अभी, सॉल्वेटेड शुगर, ठीक है, इन वाटर, है ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन यदि अमोनिया में डिजोल्व हो रहे हैं, लिक्विड अमोनिया में, तो उसको सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? इनकी इंक्रीज होती है फजांस रूल के अकॉर्डिंग। सोल्युबिलिटी की बात करें तो सोल्युबिलिटी में जस्ट ऑर्डर उल्टा होता है, एल्कली मेटल से डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम जाने पे, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीमेंट क्या होता है? मोर होता है, और लेटिस में डिक्रीमेंट क्या होता है? लेस होता है। दैट्स वाई सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन दी ग्रुप। नाइट्रेट्स की बात करें, ठीक है, तो एल्कली मेटल के नाइट्रेट्स का फॉर्मूला क्या होगा? MnO3 का होल ट्वाइस होगा, ठीक है। और ये नाइट्रेट्स को हम बनाए कैसे, है ना, बनाने का जैसे एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें ऐसा गिवन है कि आप मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करा दो। जो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट्स है MCO3, उनकी रिएक्शन आप डाइल्यूट HNO3 के साथ करा दो तो मेटल नाइट्रेट बन जाता है, प्लस एडिशनल H2O प्लस CO2 बन जाती है, ठीक है। ऑल नाइट्रेट्स होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। और नाइट्रेट्स की आप हीटिंग करो, अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स की आप हीटिंग करोगे तो क्या बनेगा? आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? MO प्लस NO2 प्लस O2, मतलब लिथियम का नाइट्रेट जैसा बिहेवियर शो करा था। आप लिथियम का नाइट्रेट हीट किया था तो लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 मिल रही थी आपको प्लस O2, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे ही है, ठीक है। बाकी आपने देखा होगा एल्कली मेटल में लिथियम के अलावा जो भी नाइट्रेट थे उनको आप नॉर्मल हीट करते हो तो क्या बनता है ना, मेटल नाइट्राइट बनता है, ठीक है ना, मेटल नाइट्राइट। जबकि लिथियम और एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस बनती है। थर्मल स्टेबिलिटी देखें नाइट्रेट की, वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये बात थी एल्कलाइन अर्थ मेटल के कुछ कंपाउंड्स के बारे में हमने बात की। अब हम जैसे पिछली क्लास में हमने क्या किया था, अनोमलस बिहेवियर पढ़ा था लिथियम का, ठीक है, एल्कली मेटल में। वैसे ही हम बेरिलियम का भी अनोमलस बिहेवियर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेरिलियम का अनोमलस बिहेवियर क्यों होता है, उसका क्या रीजन है? तो वो सेम रीजन है, ड्यू टू स्मॉल साइज। साइज बेरिलियम की क्या होती है? स्मॉल होती है। पोलराइजेशन पावर क्या होती है? हाई होती है, कैटायन की साइज छोटी हो जाती है, ठीक है। और हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेरिलियम की, ठीक है। इसलिए कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम क्या होते हैं? प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट नेचर के होते हैं। बेरिलियम के कंपाउंड्स क्या होते हैं? प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं, ठीक है। उसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट की बात करें, देखो यदि बेरिलियम को बॉन्ड बनाने हो, मान लो, ठीक है, यदि बेरिलियम को कोवलेंट बॉन्ड बनाने हो, मतलब बेरिलियम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? यदि उसके पास उसको कोवलेंट बॉन्ड बनाने होते तो बताओ कितने बना सकता है? आप केमिकल बॉन्डिंग को यूज करो, उसकी कोवेलेंसी कितनी हो सकती है बेरिलियम की? आप गलत बोलोगे, आंसर गलत ही दोगे, ठीक है। +2 तो क्या होती है उसकी? आयनिक कंपाउंड बनाता है तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसमें चार्ज आता है। बेरिलियम के पास कितने ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है? शाबाश, 4। आंसर क्या आएगा? क्या? 4। देखो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम
2s2 है ना, और 2p क्या पड़ा है इसके पास खाली। अब देखो कभी भी कोवेलेंसी डिसाइड होती है जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल रहे, ठीक है। देखो 2p तो 2p खाली पड़ा है और 2s भी खाली हो जाएगा, उसकी टेंशन मत करो आप, जो खाली है नहीं। आप तो वैलेंस सेल को देखो और वहां पे कितने ऑर्बिटल है। 2s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही होता है ना। 2s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही होता है। और 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। तो 4 इसके पास ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे एक पिछली बार मैंने कल ही बढ़ाया था, एक कंपाउंड बनाया था BeH2O का होल 4+। इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करिए, लॉस कर दिए, है ना। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या हुए, लॉस हुए हुए। तो ये बेरिलियम +2 को कौन कौन सराउंड कर रहा है, 4 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब बेरिलियम के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। जब में वाटर के पास लोन पेयर होते ही है, ठीक है। इस तरह से 4 बना रहे हैं इसके साथ, ठीक है। ठीक है, एक इधर आ जाएगा, एक इधर, जो भी है ना। तो इस तरह से बेरिलियम है ना, वो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा या कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो उसकी मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। बट बाकी एल्कलाइन अर्थ मेटल के पास क्या होते हैं, वेकेंट 3d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होते हैं ना, बाकी में सब में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। तो बाकी एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो अपनी कोवलेंसी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यदि उनको ना इस तरह का कंपाउंड बनाना हो, मान लो, ठीक है ना, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिसमें बड़ा ब्रिकेट आता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़ा ब्रिकेट आता है ना। ये वाली जो चीज होती है ना, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है मेटल के साथ, ठीक है। तो बाकी एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण वो अपनी कोवलेंसी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना, वो 6 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बढ़ाते चले जाओ, है ना, एक लिमिट होती है, अदरवाइज तो स्टेरिक रिपल्सन काम करने लग जाएगी, ठीक है। तो 6 तक ले जा सकते हैं। Beryllium doesn't exhibit coordination number more than 4, as in its valence shell there are only 4 orbitals. The remaining elements of this group can have a coordination number of 6 by making use of the d orbital. बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, बेरिलियम के नीचे वाली, उनके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं तो उनको यूज कर सकती है ना। और बेरिलियम का ऑक्साइड और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड दोनों का ही नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है, ठीक है। मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था आपको, ठीक है। बेरिलियम का यदि ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो उसका हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। 6 क्यों है, 6 इसलिए है ना क्योंकि जैसे बात सोडियम आएगा, मान ले, एक मिनट, हवा ज्यादा चल रही है। देखो तेरे पास सोडियम है, मान ले, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियोन 3s2 है ना, 3s1 सॉरी। उसके पास क्या है, 3p खाली पड़ा है और 3d भी क्या पड़ा है, खाली पड़ा है ना। तो एक ऑर्बिटल ये पड़ा है इसके पास, इसको यूज कर सकता है, 3 ये p यूज कर सकता है, 4 हो गए, और 2 यहाँ से यूज कर सकता है ना, एक यहाँ से यूज कर सकता है। तो कितनी हो जाएगी यहाँ से, 2 यहाँ से ना, 6 बनाने के लिए 2, ठीक है। तो ये 6 तक ले जा सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी भी मेटल की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है ना। अदरवाइज क्या होता है, देखो जैसे मान लो तेरे पास एक मेटल है सपोज, और तूने उसके मोर देन, यदि आपने ज्यादा बना दिए, हाँ 5 कर सकता है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, 5 भी कर सकता है ना। वो डिपेंड करता है कि आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड कैसा है, ठीक है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं, मतलब मैक्सिमम 6 तक जा सकती है, ठीक है। डी में कितने है, 5 है, 5 को यूज नहीं करेगा, ठीक है। पहले ये यूज करेगा, पहले 3s का यूज करेगा, 3s का एक ऑर्बिटल, फिर 3p का, 3 ऑर्बिटल होते हैं 3p में, फिर 3d में यूज करेंगे। देखो जितने चाहिए होते हैं उतने वो यूज कर लेता है, ठीक है। तो मतलब इसमें आप समझो, इसमें समझने का क्या है कि बेरिलियम है वो 4 ही बना सकता है ज्यादा से ज्यादा ना। बेरिलियम है वो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं उसके चारों तरफ, क्योंकि उसके पास 4 ही ऑर्बिटल अवेलेबल है। बट सोडियम के साथ क्या है, 4 से ज्यादा है ना, मतलब 6 बन सकती है, ठीक है। मतलब इस तरह से आप इसको ध्यान देना है ना। ऐसे नहीं 8 10 12 जितने भी अब खाली हो आप सब में बनाओ, ठीक है। डिपेंड करता है कि कंपाउंड भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए। थ्योरेटिकली तो आप कह सकते हो कि डी के 5 यूज कर लिए, पी के 3 कर लिए और 9 बना सकता है ना। तो ये थ्योरेटिकली है ना, एक्चुअल में कंपाउंड भी तो होना चाहिए ना वैसा, ठीक है, जिसमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हो या 5 बनते हो, वो भी तो नेचर में एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी तो आपके सामने होना चाहिए ना, ठीक है। थ्योरेटिकली आप हम क्या बन सकते हैं, 5 6 7 8 है ना, कितने भी बता सकते हैं।
ठीक है। बट इसके पास जो रियली में जो प्रैक्टिकली जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 6 से ऊपर नहीं होती। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है ना, जितने कोऑर्डिनेट बोर्ड बने, ठीक है। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिख रहा हूं मैं, K4FeCN6, ऐसा कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा। यहाँ पे एक्चुअली में ये आयरन होता है ना, ये मेटल होती है, ठीक है ना। और ये जो CN है ना, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कितने CN है यहाँ पे? 6। एक CN एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो 6 कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे। इसको है ना हम लाइगैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आप आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे +2 में ना, वहां पे डिटेल में ऐसा चैप्टर होता है जो इस तरह के कंपाउंड्स के साथ डील करता है, ठीक है। तो ये मेटल होती है, ये लाइगैंड होता है, ठीक है। लाइगैंड क्या करते हैं? वो स्पीसीज जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, उनको हम लाइगैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर भी क्या है? एक तरह से लाइगैंड ही है ना। बेरिलियम क्या है? यहाँ पे मेटल है, ठीक है। तो यह है बेरिलियम के एनोमलस बिहेवियर। अब देखो, बेरिलियम और एल्यूमिनियम आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम शो करते हैं, वैसे बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी क्या करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप करते हैं, बिकॉज उनकी जो चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो होता है वो क्या होता है? अप्रोक्सीमेट सेम होता है, ठीक है ना। और दोनों की साइज भी क्या होती है? अप्रोक्सीमेट सेम होती है। तो हम कौन कौन से चीजें हैं, ठीक है, जिनमें दोनों में सिमिलरिटी होती है? जैसे लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलरिटी थी, वैसे ही है ना यहाँ बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी काफी ज्यादा सिमिलरिटीज होती है। उन्हीं सिमिलरिटीज की हम बात करते हैं, ठीक है, एक, ठीक है। देखो आपको तो पता है ना, आपको लगभग तो पता है ना। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में कुछ चीजें पढ़ ली, तो आपको पता है कि बेरिलियम का ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है ना। तो BeO और Al2O3 दोनों के दोनों क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। एक और चीज देखो, जैसे बेरिलियम मेटल आपके पास और एल्यूमिनियम है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों को एसिड और एल्कली जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसका जल्दी से कोरोजन नहीं कर सकता, बिकॉज बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्या करते हैं? अपनी सरफेस के चारों तरफ एक पैसिव फिल्म बना लेते हैं ना। इसके चारों तरफ क्या बन जाएगी? एक फिल्म बन जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल पैसिव होती है, बिल्कुल इनर्ट होती है, ठीक है। इसके चारों तरफ किसकी फिल्म बन जाएगी? बेरिलियम ऑक्साइड की, ठीक है। और एल्यूमिनियम के चारों तरफ किसकी बन जाती है? Al2O3 की फिल्म बन जाती है, ठीक है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम होते हैं, उनको एसिड या एल्कली, ठीक है, इजीली डैमेज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज वो अपनी जो सरफेस है उसके ऊपर क्या बना लेते हैं? पैसिव फिल्म बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सिमिलरिटी होगी दोनों में, ठीक है ना। उसके बाद बात करें, बेरिलियम और एल्यूमिनियम को यदि आप एक्सेस एल्कली में डिजोल्व करोगे, ठीक है, मतलब एक्सेस एल्कली मतलब बहुत ज्यादा एसिड डालोगे, तो बेरिलियम क्या बनाता है? बेरिलेट आयन बनाता है। क्या बनाता है? बेरिलेट आयन, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? BeOH का होल फॉर 2 नेगेटिव। और एल्यूमिनियम आयन क्या बना देता है? एल्यूमिनेट आयन बना देता है, AlOH का होल फॉर माइनस, ठीक है। तो देखो बेरिलेट आयन का फॉर्मूला और एल्यूमिनेट आयन का फॉर्मूला लगभग एक जैसा ही है, ठीक है। देखो बना कैसे, आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। देखो बेरिलियम है ना, बेस है, बेस के पास क्या होता है? OH माइनस। तो कितने OH माइनस आएंगे? इसके पास 4 है ना, ठीक है। तो अब देखो बेरिलियम पे चार्ज कितना होता है? +2। एक OH माइनस पे चार्ज कितना होता है? -1। 4 पे कितना होगा? -4। बताओ यहाँ पे कितना बचेगा? -2, है ना। तो ये बेरिलेट आयन का फॉर्मूला हो जाएगा, बेरिलेट आयन जो भी है, ठीक है। और एल्यूमिनेट आयन का फॉर्मूला भी ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। क्या 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 बोल रहा है? वी आर रिएक्टिंग अल्कली मेटल, नहीं नहीं, अरे मैं तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम में जो सिमिलरिटीज होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ भाई। मैं बेरिलियम की यदि तो बेस से रिएक्शन कराएगा, एल्यूमिनियम को एक्सेस बेस में डालेगा, तो बेरिलियम क्या बना देता है? बेरिलेट आयन बना देता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम भी क्या बना देता है? एल्यूमिनेट आयन बना देता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखा करो। उसके बाद द क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव Cl ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर इन वेपर फेज। हाँ +3 होता है ना, तो बिल्कुल मैंने गलत बोल दिया होगा, यहाँ पे +3 तो माइनस में नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे +3 होता है ना, माइनस माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ओके।
जैसे बेरिलियम है, उसका क्लोराइड है, आपने उसके सॉलिड स्टेट में भी स्ट्रक्चर देखी होगी, वेपर में भी देखी होगी, ठीक है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के दोनों क्लोराइड होते हैं, उनमें दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है, सिमिलरिटी होती है, दोनों ही वेपर फेज में, मतलब वेपर फेज में 1200 केल्विन के ऊपर की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, लो टेम्परेचर पे दोनों ही डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आ गया, द क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम BeCl2, क्लोराइड्स ऑफ एल्यूमिनियम AlCl3 वेपर फेज में कौन सी फॉर्म में रहते हैं, डाइमर फॉर्म में। तो इसका डाइमर क्या पड़ेगा, Be2Cl4, तो से मल्टीप्लाई कर दो। इसका डाइमर क्या पड़ेगा, Al2Cl6। इसकी स्ट्रक्चर भी आपके सिलेबस में है ना, कौन से चैप्टर में है, पी ब्लॉक में है ना, 13th ग्रुप में पी ब्लॉक में आएगी, इसी 11th क्लास में। फिलहाल मैं करा देता हूँ, देखो Be2Cl4 की डाइमर स्ट्रक्चर आपने कल बनाई थी, कैसे बनाई थी, बेरिलियम बेरिलियम, ठीक है। ब्रिज बॉन्डिंग आ जाएगी 2 क्लोरीन से, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, ये नॉर्मल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे भी नॉर्मल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये क्लोरीन क्या बनाती है इसके साथ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से बनेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से बनेगा, ठीक है, ऑपोजिट जस्ट, बाकी नॉर्मल बॉन्ड बना दो इस तरह से, ठीक है। तो ये होगी इसकी डाइमर की स्ट्रक्चर, ठीक है। वैसे ही Al2Cl6 की स्ट्रक्चर बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, देखो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, एक क्लोरीन ऊपर एक नीचे, बाकी दो दो दे दो दोनों को इस साइड में, ठीक है, टोटल 6 है ना। तो ये नॉर्मल बन जाएगी ऐसे, सिंगल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बनाओगे, दूसरा अपोजिटली आप इधर बनाओगे, ठीक है। ये नॉर्मल बस, ठीक है। दोनों डाइमर फॉर्म में रहते हैं। इसके स्ट्रक्चर भी आपके 13th ग्रुप वाले चैप्टर में है, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए वो स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, यदि आपको ना बॉन्ड एंगल के बारे में देखना हो, वो सब हो, ठीक है, ब्ला ब्ला, तो वहां पे स्ट्रक्चर पड़ी है, बट वो कोई काम का नहीं है, ऐसे नहीं एंगल पूछ लेगा, है ना, डायरेक्ट स्ट्रक्चर से कोई एंगल नहीं पूछता ना, बिल्कुल अलग। यहाँ पे कोई फिक्स एंगल तो होता नहीं है, वेरी करते हैं, ठीक है। अच्छा उल्टा बना दिया क्या उल्टा, ओके ओके ओके, कैसे बनेगा ना, क्लोरीन बनाएगा, सॉरी, ठीक है। एल्यूमिनियम के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, वो तो ऐसे भूखा है, ठीक है। क्लोरीन बनाएगा, है ना, लोन पेयर तो किसके पास होते हैं, क्लोरीन के पास होते हैं। तो एक तो ये चीज आ गई, एक और चीज, यदि आप बेरिलियम है, ठीक है, वो फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बहुत रखता है, ठीक है, क्योंकि आपका F नेगेटिव आयन होता है ना, जो F नेगेटिव है ना फ्लोरीन, एक तो वो इलेक्ट्रॉन का गेन इजीली कर लेता है, ठीक है। तो बेरिलियम है वो फ्लोरीन के साथ BF4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ठीक है। वैसे ही एल्यूमिनियम भी फ्लोरीन के साथ क्या बना सकता है, AlF6 3 नेगेटिव बना सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें 4 ही आया फ्लोरीन, इसमें 6 आया, क्यों आया बताओ, है BF4 2 नेगेटिव में 4 फ्लोरीन आए, AlF6 में 6 आ गया, वाई, हाँ एल्यूमिनियम है, उसकी कोवलेंसी क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। मतलब ये बनता कैसे, देखो कई स्टूडेंट है ना वैसे कंफ्यूज में होते हैं कि BF4 2 नेगेटिव बना कैसे, देखो एक्चुअली बना इस तरह से बना है। बेरिलियम में मान लो आपके पास है ना, उसके पास 4 ऑर्बिटल है ना, मैं इसे दिखा रहा हूँ, तो वो 4 F नेगेटिव, बेरिलियम +2 आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, F नेगेटिव, है ना, F नेगेटिव के पास तो इलेक्ट्रॉन होते ही है काफी, ठीक है, आपको पता ही है ना, एज ए लुईस बेस की तरह, इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये तो है आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम, सॉरी, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बारे में हमने कंपैरिजन किया था, ठीक है, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज थी उसकी बात की थी, ठीक है। अब देखो अब हम बाकी एनसीईआरटी वाली चीजें पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, बट उससे पहले है ना, -4 क्यों आएगा, अरे भाई बेरिलियम पे +2 चार्ज नहीं है क्या, बेरिलियम पे +2 चार्ज भी तो है ना, तभी तो इसके पास 4 ऑर्बिटल खाली होंगे ना, पहले 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तभी तो 4 ऑर्बिटल खाली होंगे ना। अब देखो हम कुछ चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है,
है ना, जो कि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है उस चीज की, ठीक है। तो ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है। वैसे ना अब +2 में एक मेटलर्जी नाम का चैप्टर कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, तो वहां से भी ये चीजें है ना आपको जरा क्लियर होती है। बट यहाँ पे हम कुछ चीजें देखने पड़ेगी हमें, है ना। हम मैग्नीशियम और कैल्शियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने से पहले पहले ये पता करेंगे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उनको ऑब्टेन कैसे करते हैं, वो मिलते कहाँ से, ठीक है। तो उसके बारे में आपको रफली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तो डायरेक्ट बस एक बार उसको पढ़ना ऊपर ऊपर से, ठीक है, फिर भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको नोट करा दूंगा, वो चीज आपको याद होनी चाहिए, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इस पे ज्यादा मैं स्ट्रेस इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज इस चीज को आप अच्छे से समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नॉलेज है वो होना जरूरी होता है। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे है नहीं हमारे सिलेबस में, ठीक है। इस टाइम पे +1 में है नहीं, वो +2 में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी कुछ मेन चीज है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बार समझना है कि है क्या चीज, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ, सबसे पहले मैग्नीशियम की बात करेंगे कि मैग्नीशियम मेटल को हम कहाँ से निकालते हैं और बनाते कैसे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का प्रोसेस मुझे करना हो, उसको निकालना हो, मुझे मैग्नीशियम चाहिए, तो मेरे को वो कैसे मिलती है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम को फ्रॉम मैग्नेसाइट से भी निकाल सकते हैं ना। मैग्नेसाइट होता है MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट का दूसरा नाम होता है मैग्नेसाइट, ठीक है। ये एक मैग्नीशियम का क्या होता है, और होता है, ठीक है। तो मैग्नेसाइट से मैग्नीशियम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना MgCO3 को आपको हीट करना पड़ेगा, और हीट करके आपको क्या मिलेगा, MgO + CO2 गैस मिलेगी, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, जो MgO है इससे मैग्नीशियम मुझे निकालना पड़ेगा। देखो MgO से मैग्नीशियम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MgO का जो मोल्टेन सॉल्यूशन है उसको मेल्ट करके उसका क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। दो तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो आप MgO का रिडक्शन करा दो। रिडक्शन दो टाइप के होते हैं, देखो एक होता है थर्मल रिडक्शन, ठीक है। थर्मल रिडक्शन मतलब टेम्परेचर के साथ किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा लो। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, दो टाइप के रिडक्शन होते हैं, ठीक है। तो हम दोनों रिडक्शन की बात करेंगे। यदि आपको MgO का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनोड लेना पड़ेगा कार्बन का या ग्रेफाइट का, और कैथोड लेना पड़ेगा आयरन का, ठीक है। तो होगा क्या, MgO का मोल्टेन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा आपको। मोल्टेन का मतलब मेल्ट करके, एक्वस नहीं लेना है, ध्यान दो। यदि आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो आपको मैग्नीशियम तो कुछ नहीं मिलने वाला, आपको हाइड्रोजन गैस तो मिल जाएगी कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी एनोड पे, है ना। ये क्यों मिलती है, इनका टेक्निकल क्या रीजन होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, MgO का मोल्टेन सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होगा, मैग्नीशियम मेटल क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, है ना। जो आपका कैथोड है मान लो ये, है ना, इस पे क्या होगा, मैग्नीशियम मेटल की क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, वहां पे आपका डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। कैथोड पे हमेशा मेटल क्या होता है, डिपॉजिट होता है ना। और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन सा लेंगे हम, मोल्टेन MgO, है ना, जिससे मैग्नीशियम निकालना वो ले लेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम मुझे MgO से निकालना है तो उसका मोल्टेन MgO क्या कर लो आप, इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज कर लो, ठीक है। मोल्टेन का मतलब मेल्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब थर्मल रिडक्शन कैसे करवाते हैं, यदि आप MgO का रिडक्शन करा लो किससे, कार्बन से या सिलिकॉन से या एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन सकता है। यदि आप MgO की रिएक्शन कार्बन से कराओगे तो कार्बन ऑक्सीजन को लेके फरार हो जाएगा और मैग्नीशियम बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिलिकॉन से कराओगे तो SiO2 बना लेगा, और एल्यूमिनियम के क्या कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन Al2O3 बना लेता है, ठीक है। बट देखो प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, देखो ध्यान दो क्या प्रॉब्लम, वो देखो यदि आपने MgO का कार्बन के साथ रिडक्शन करवाया और मान लो आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा रख दिया, तो आपको पता है ना ये बनने वाला मैग्नीशियम क्या करता है, बचे हुए कार्बन के साथ क्या बना लेता है, कल पढ़ाया था मैंने आपको। बनने वाला मैग्नीशियम है जो रिमेनिंग कार्बन थोड़ा बच जाता है उसके साथ हाई टेम्परेचर पे कौन से कंपाउंड बना लेता है, बताओ। मैग्नीशियम कार्बाइड, कार्बाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए ना हम कार्बन रिडक्शन को क्या करते हैं, प्रिफर नहीं करते जनरली, ठीक है। बट इसको भी हम यूज कर सकते हैं यदि है ना कंडीशन थोड़ी सी सुटेबल हो जाए तो, है ना। तब आपका कार्बाइड फॉर्मेशन बचा भी जा सकता है यदि टेम्परेचर को आप कंट्रोल में रखो, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर लो, अदरवाइज किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ MgO की रिएक्शन करा लो, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक है, और मैग्नीशियम को अलग कर देगा, ठीक है। तो ये तरीके हैं यहाँ पे। तो MgCO3 से हम मैग्नीशियम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो
फ्रॉम MgCl2.6H2, किससे? MgCl2.6H2, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड है ये, ठीक है, MgCl2.6H2, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पे हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, मैग्नीशियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन MgCl2, है ना, हम यहाँ पे मैग्नीशियम कहाँ से निकालेंगे, जो मोल्टेन MgCl2 है वहां से निकालेंगे, ठीक है। अब बताओ, आपको मोल्टेन MgCl2 पहले ऑब्टेन करना पड़ेगा, तो मुझे MgCl2 निकालने के लिए सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ध्यान देना, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या होता है, देखो एनहाइड्रस MgCl2, है ना, ये क्या है, हाइड्रस MgCl2, ये हाइड्रेटेड MgCl2 है, ठीक है। यदि आपको एनहाइड्रस MgCl2 चाहिए तो वो कैनॉट ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट हीटिंग ऑफ MgCl2.6H2, है ना, इसकी डायरेक्ट हीटिंग से आप नहीं मिल सकता, ठीक है। यदि आपने MgCl2.6H2 को डायरेक्टली हीट किया, लगता तो है आपको कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से उड़ जाएंगे, ठीक है, बट बनने वाला कंपाउंड कुछ अलग ही होता है, ठीक है, ये देखा गया है, ठीक है। देखो क्या बनता है, देखो इसकी यदि आप हीट करोगे, देखो इसको मान लो आप हीट कर रहे हो धीरे धीरे, तो पहले मैंने हीट किया, तो पहले मान लो कुछ वाटर मॉलिक्यूल चले गए, मान लो ये बन गया, ठीक है, फिर मैंने और हीट किया, तो और हीट करने पे यहाँ पे क्या बन जाता है, MgOCl2 बन जाता है, ठीक है। इसको मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, O का मतलब ऑक्सीजन, Cl का मतलब क्लोराइड, ठीक है। इसको और हीट करोगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। अब इसको आप और हीट करोगे तो आपको तो लग रहा है कि MgCl2 बनना चाहिए, बट यहाँ पे क्या बन जाता है, MgO बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, MgO बन जाता है, ठीक है, जो क्या हो जाता है, एक तरह से इनफ्यूजिबल हो जाता है बाद में, ठीक है, इसको मेल्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, उसमें हीट बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। तो हम ये प्रोसेस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे तो आपको क्या, हम तो चाह रहे थे MgCl2 मिले, बट मिलेगा क्या यहाँ पे, MgO मिल रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी हमारे लिए क्या है, अभी फिजिबल नहीं है ना, तो डायरेक्ट हीटिंग नहीं कराएंगे, ध्यान रखना, डायरेक्ट हीटिंग नहीं कराना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि MgCl2.6H2 की आपने डायरेक्ट हीटिंग कराई तो क्या क्या कंपाउंड बन सकते हैं, जैसे एक ऑप्शन में ये भी आ सकता है, एक ऑप्शन में भी ये भी आ सकता है, एक ऑप्शन में MgCl2 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों कंपाउंड वहां पे आंसर हो सकते हैं, इनमें से कोई भी आए, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें MgCl2 कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसका क्या तरीका है, देखो देखो MgCl2.6H2 से यदि आपको एनहाइड्रस MgCl2 ऑब्टेन करना है तो क्या करेंगे, हीटिंग तो करेंगे, बट HCl गैस की क्या करेंगे, करंट पास करेंगे उसके ऊपर से, ठीक है। HCl गैस की क्या करेंगे हम, करंट पास करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो Cl नेगेटिव आयन है, तो Cl वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो कुल मिला के तब आपको ये हाइड्रस एनहाइड्रस MgCl2 मिलता है, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यदि आपको एनहाइड्रस MgCl2 चाहिए तो आप डायरेक्ट हीटिंग ना करके क्या कराओगे, HCl गैस की करंट पास करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, तब जाके आपको मिलेगा। अब क्या करेंगे, MgCl2 का क्या कर लेंगे, उसको मोल्टेन मिक्सर ले लेंगे, है ना, उसका क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है ना, आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया MgCl2 को, ठीक है, क्योंकि मुझे इससे मैग्नीशियम मेटल निकालनी है, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है, इस क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है समटाइम, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है, क्या होता है, वेरी, ध्यान रखना, देखो क्या बता रहा हूँ मैं ना, ये चीज आगे भी आपके काम आएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होने के कारण, ठीक है, क्या होता है, हमारी फ्यूल कॉस्ट बहुत लगती है, ठीक है, मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है उसको मेल्ट करने के लिए, तब क्या करते हैं हम, कुछ इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, है ना, इम्प्योरिटी मतलब जो मैग्नीशियम के प्रोडक्शन को अफेक्ट न करे वो इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। यहाँ पे हम क्या मिलाते हैं, इसके साथ कुछ और इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, क्या क्या, NaCl प्लस CaCl, ठीक है, ये मैंने मिला दिया। तो ये दोनों क्या करते हैं, है ना, ये दोनों क्या करते हैं, देखो इनका दो फंक्शन होता है इस इम्प्योरिटी का। ये क्या करते हैं, एक तो मेल्टिंग पॉइंट को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ये मान लो 900 सेंटीग्रेड पे मान लो मेल्ट होना था, अब वो कितने पे होगा, 500 डिग्री पे ही होगा, ठीक है, क्योंकि इम्प्योरिटी आ गई, इम्प्योरिटी ने जगह ऑक्यूपाई कर ली, तो इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब देखो इनमें क्या है, आयंस है, Na+Cl- आयंस है ना, इसमें Ca+2 Cl- आयन, ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इनका क्या फंक्शन है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करते हैं एंड इंप्रूव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंप्रूव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है।
तो इनका फंक्शन क्या होता है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीज करना, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करते हैं, ये इंप्रूव करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब इलेक्ट्रोलिसिस कर लेंगे। कैथोड यहाँ पे हम किसका ले लेते हैं, आयरन का ले लेंगे। ठीक है, आयरन का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैग्नीशियम का कोई कैथोड नहीं होता। ठीक है, मैग्नीशियम का सुटेबल नहीं होता। ठीक है, एक तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, हम मैग्नीशियम तो बनाने जा रहे हैं तो उसका कहाँ से लेंगे। ठीक है, मतलब वो तो बनी नहीं है अभी, है ना। वैसे मैग्नीशियम क्या होता है, महंगा होता है, तो आयरन का ले लेते हैं हम कैथोड। ठीक है, आयरन और मैग्नीशियम कभी आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ MgCl2 भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सपोर्ट करता है जसपाल सिंह, बिल्कुल, है ना, ये भी करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यदि मैंने ये आयंस और मिला दिए, ठीक है, NaCl और CaCl2 मिला दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ये भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बढ़ा देंगे, और प्लस मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, क्या एनहाइड्रस MgCl2 कैसे मिला, अरे मिल जाएगा वो तो, इधर देखना तो, सीयर। कैथोड किसका ले लेंगे, आयरन का। एनोड किसका ले लेंगे, ग्रेफाइट का, है ना, या कार्बन का। तो देखो क्या रिएक्शन होती है, मैंने बताया था कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, है ना, लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो रिडक्शन करने के लिए आपको क्या 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 स्पीसीज है हमारे पास, एक तो Mg+2 है ना, और एक Cl नेगेटिव है ना। बाकी आपने इंप्योरिटी मिला दी, मान लो Cl K+ है, Ca+2। देखो अब देखो रिडक्शन किसका होगा, ठीक है, रिडक्शन उसका होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का गेन है वो जल्दी कर ले। ठीक है, इनमें से Mg+2 इलेक्ट्रॉन का गेन जल्दी करेगा। ठीक है, देखो इसको आप है ना दो तीन तरीके से दे सकते हो ना। आपको पता है पोटेशियम है, वो तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, उसकी रिएक्टिविटी एक तरह से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखो इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी हम देख सकते हैं, वहां पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से हम वैल्यू कंपेयर करते हैं, आपको मैंने थोड़ा बहुत करवाया भी है ना। जिसका SRP जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है उसका रिडक्शन उतना ही फास्ट होता है। यहाँ पे Mg+2 का SRP होता है ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, इसलिए उसका रिडक्शन इन K+ और Ca+2 से पहले हो जाता है। ठीक है, तो कैथोड पे क्या मिलता है आपको, Mg+2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता है, और किस में चेंज होता है, Mg सॉलिड में चेंज हो जाता है, मतलब मैग्नीशियम क्या हो जाता है, डिपोजिट होता है ना, है ना। तो मैग्नीशियम आपको मिल जाएगा ये, है ना, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। और एनोड पे क्या मिलता है, एनोड पे जो Cl नेगेटिव गैस है ना, क्लोरीन Cl नेगेटिव आयन है, सॉरी, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं। ठीक है, और किस में चेंज हो जाएंगे, क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो एनोड पे तो मिलती है आपको क्लोरीन, और कैथोड पे आपको मैग्नीशियम डिपोजिट होता है। ठीक है, तो ये चीज। उसके बाद मैग्नीशियम ऑब्टेन करने का एक और मेथड भी है, ठीक है, डाउस प्रोसेस। ठीक है, देखो ये मेथड तो है, बट है ना, आपको इनको समझो। ठीक है, इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान रखो, बाकी इनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ये करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने है ना बिल्कुल ऐसे फ्लो डायग्राम से बना दिया। देखो डाउ प्रोसेस होता क्या है, बस इसको आपको थोड़ा सा सुनना है। डाउ प्रोसेस का मतलब, डाउ प्रोसेस में क्या करते हैं हम, जो मैग्नीशियम को ऑब्टेन करने के लिए क्या यूज करते हैं, सी वाटर काम में लेते हैं, जो समुद्र का पानी होता है उसको काम में लेते हैं। ठीक है, सी वाटर यूज करते हैं। ठीक है, तो सी वाटर में बहुत सारे सोल्ट होते हैं, आपको पता है ना, NaCl भी होता है, MgCl2 भी होता है, MgSO4 भी होता है, देयर आर वेरियस सोल्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी वाटर ले लेंगे, है ना, मान लो इसमें MgCl2 MgSO4 एंड अदर सोल्ट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो सी वाटर है उसमें क्या डालेंगे, स्लेग लाइम डाल देंगे। क्या डाल देंगे, स्लेग लाइम, CaOH का होल ट्वाइस डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको डालेंगे तो आपका जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या हो जाएगा, एज ए क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, एज ए प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, उसकी सोलिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसमें हम एक्वस HCl डालेंगे। क्या डालेंगे, एक्वस HCl, तो क्या बन जाएगा, MgCl2.6H2 बन गया ना पहले वाला। देखो पिछले मेथड में हमने यहाँ तक, इसके बाद ही तो पढ़ा था आगे वाली चीजें। ठीक है, बस डाउ प्रोसेस में इतना ही एक्स्ट्रा है, ये इतना ही आपको स्टेप क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा है। बाकी आपको क्या करना है, इससे आपको MgCl2 ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट तो करना पड़ेगा, बट किसकी प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा, HCl की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा, तब आपको ये MgCl2 क्या मिल जाएगा, एनहाइड्रस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एनहाइड्रस मिल जाएगा। ठीक है, बाकी प्रोसेस पहले वाला जैसा ही है। ठीक है, जैसा हमने पिछले की बार किया था, पिछले जो भी मैंने ये सारी चीजें लिखी थी बस वही है। ठीक है, तो डाउ प्रोसेस में और कुछ नहीं करना होता है, जो सी वाटर है उसमें स्लेग लाइम मिलाना पड़ता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के क्या बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं, फिर क्या करते हैं हम, HCl है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं, HCl एक्वस के साथ, तो MgCl2.6H2 बनता है, फिर उसको हीट करते हैं हम HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, तो MgCl2 आपको मिल जाता है एनहाइड्रस फॉर्म। बाकी का है ना प्रीवियस जैसा है, पहले वाला जैसा मेथड था, सेम टू सेम आगे आपको करना है। ठीक है, डाउ प्रोसेस में बस इतना ही, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं।
नहीं अभी याद नहीं करनी, बस अरे याद नहीं करना कुछ, समझो आप चीजों को, ठीक है, रटना नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप था, रिएक्शन क्या है, देखो सी वाटर में आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो इससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, वो एज ए क्रिस्टल फॉर्म में बाहर आ जाएगा, उसमें HCl एक्वस डालोगे MgCl2.6H2 बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या करो, उसको हीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, HCl गैस पास करनी पड़ेगी। हाँ लास्ट टॉपिक है, बट ये जो टॉपिक है ना वो एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन की, ठीक है। तो कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं हम, देखो छोटा सा है, हाँ जेई मेंस में आ सकता है बिल्कुल, देयर आर चांसेस, देखो मैंने बताया वो चीज आप ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आगे एक +2 में मेटलर्जी चैप्टर आता है ना, डिटेल में एक्सट्रैक्शन के बारे में हम वहां पे पढ़ेंगे, तो बस वो चैप्टर आप पढ़ लोगे तो ये तो आपके सामने कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं वो इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। जेई मेंस में मतलब पूछा जा सकता है, कोई चांसेस इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है, एडवांस में हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले ना, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि जेई मेंस में है ना एनसीईआरटी से लगभग चीजें पूछी जाती है, बट समटाइम है ना बाहर से भी पूछ लेते हैं। कल नहीं, अभी तो मेरे को एस ब्लॉक पूरा करवाना है, कल मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उनके बारे में आप पढ़ के आओगे कल, ठीक है, सारे स्टूडेंट को पूछूंगा मैं, ठीक है, कल वाइवा भी है, ठीक है, 10 लोगों का, ठीक है, और बीच बीच में पूछूंगा, अभी 2 दिन वही चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है, 2 दिन और लूंगा, वो एनसीईआरटी में जो चीजें ना सीमेंट के बारे में, सीमेंट में क्या क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ाना है अभी, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल सी जो चीजें ना याद करने वाली होती है ना, वो आपको चीज पढ़ानी है, और आप याद करके आओगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और पूछूंगा भी, ठीक है, ताकि हम उसको जनरल डिस्कशन करके उन चीजों को याद कर सके, ठीक है। 2 दिन के बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो आज क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया ना, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे को स्टार्ट करेंगे नया, है ना। तो कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन CaCl2, मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड से क्या करते हैं हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या होगा, मिक्सचर ऑफ CaCl2 होगा, प्लस एक इम्प्योरिटी ले लेंगे KCl, जो क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या करेगी, इंप्रूव करेगी, और मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। बस कैथोड आयरन का ले लिया, एनोड कार्बन का ले लिया, कैथोड पे क्या होगा, कैल्शियम डिपोजिट हो जाएगा, Ca+2 है, Ca+2 आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल, है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, कैल्शियम की फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा, और आपका जो Cl नेगेटिव है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्लोरीन गैस में चला जाएगा, ठीक है। तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, कैल्शियम कैनॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मोल्टेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपका कैल्शियम नहीं बनता, बिकॉज बिकॉज ऑन हीटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे मेल्ट करने के लिए, ठीक है, तो फिर वो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, जो कि क्या होता है, नॉन फ्यूजिबल होता है, मतलब नॉन फ्यूजिबल का मतलब जो चीज बहुत ज्यादा हाई एंड हाई टेम्परेचर में मेल्ट हो, जिसको आसानी से मेल्ट नहीं किया जा सकता, वो नॉन फ्यूजिबल होती है ना, इतना टेम्परेचर आप सप्लाई करोगे तो आपका फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा, आपका प्रोसेस मोस्ट इकोनॉमिकल हो जाएगा, पैसे बहुत ज्यादा लग जाएंगे, ठीक है ना, पैसा ही पैसा लगेगा, ठीक है, तो पैसे से बचने के लिए हम इस रास्ते में जाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड है जो मोल्टेन CaCl2 है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, बस ये नॉर्मल सी कुछ चीजें हैं, ठीक है। अब मैं एक स्टूडेंट से कुछ लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे को वो रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है, उनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपकी क्लास में कुछ लोगों से पूछा नहीं, ठीक है, तो कोई स्टूडेंट जाएगा नहीं, जाएगा तो कल आएगा नहीं वो, ठीक है। अपना माइक है वो मैं जैसे परमिशन दूँ अनम्यूट कर लेना। हाँ जसमीत सिंह आवाज आ रही है, जसमीत सिंह माइक अनम्यूट करो। हाँ ज्योति का ले सकते हैं, आयरन के अलावा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जनरली आयरन ले लेते हैं, ठीक है।
आयरन मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा सुटेबल रहता है ज्यादा, उसके हिसाब से। जसमीत सिंह, हैंड राइज करना। जसमीत सिंह आवाज आ रही है? PM007। सृष्टि, तो क्या करूं, कार में है तो तू हैंड राइज करना। अंजलि, गजलप्रीत कौर, हाँ जी, माइक म्यूट करो। मैं बोल रहा हूँ माइक को म्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो, सॉरी, आवाज आनी चाहिए आपकी मेरे पास। एक एक स्टूडेंट का नाम लिख रहा हूँ मैं, एक तो सृष्टि होगी, सेकंड जसमीत सिंह, थर्ड अंजलि, अभिषेक बंसल, अभिषेक बंसल, देन गो आउट, आउट, आउट। जसन बंसल, जसन बंसल आवाज आ रही है? यस सर। नोट्स बना लिए सारे? थोड़े से रह गए सर, लास्ट 2 लेक्चर के। पीछे वाले चैप्टरों के पूरे? पीरियोडिक टेबल की उनकी पूरी है? यस सर। श्योर है? यस सर। टेस्ट में नंबर कितने आए थे पिछली बार? पिछले वाले में सर 80। हैं? 80 सर। 80 आए थे। समझ आ गया इसमें लोग? यस सर। एनसीईआरटी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? एनसीईआरटी सर वो वहां तक बढ़ गया सर, सोडियम के वो। ठीक है, कल पढ़ के आना अच्छे से। सुन, कल जो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ के आना, मैं पूछूंगा कल, ठीक है? ओके सर। हाँ। एमतेश्वर, हेलो सर। हाँ, नोट्स बना लिए सारे? सर नोट्स बना रहा हूँ, सारे नहीं बने, वो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना है, कॉपी गुम हो गई थी। नहीं, साथ साथ क्यों नहीं बनाता? सर कॉपी गुम हो गई थी। घर पे ही होगी, इधर उधर ढूंढ सही अच्छे से। हाँ जी सर।
और एनसीईआरटी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सर एनसीईआरटी नहीं, मॉड्यूल पढ़ी है। अच्छा, उसमें कल सर सारी प्लास्टर ऑफ रिएक्शन पेरिस वगैरह के बारे शॉर्टली में, कल प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ के आएगा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, जो भी जनरल चीजें हैं एनसीईआरटी में, ओके सर। ठीक है। ओके सर। अर्शदीप कौर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताओ। अच्छा, हम ठीक है बिल्कुल। नोट्स बना लिए सारे? सर कल वाले लेक्चर से स्टार्टिंग आज वाला और कल वाला रहता है ओनली। अच्छा, कल वाला तो आज वाला एक सेम ही हो गया, वो भी भेजा था मैंने मतलब। यस सर, वो रहते हैं। अच्छा, कल पढ़ के आना प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स हैं उनके बारे में, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, ठीक है, ओके सर। ओके। चंद्रशेखर, यस सर। नोट्स बना लिए सारे? नहीं सर, अल्कलाइन अर्थ मेटल के आते रहते हैं। प्रणव, रिकॉर्डिंग को क्लोज कर देना, अभी अभी इतनी करनी है।